बेटा, बहू के साथ लड़ाई मत कर। सविता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पिता सरकारी कर्मचारी थे, इसीलिए बहुत ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया गया था। जैसे ही सविता की पढ़ाई पूरी हुई थी, उन्होंने ऋतिक से उसकी शादी तय कर दी थी। ऋतिक खुद भी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वो गांव में खेती बाड़ी का काम करते थे। उसी व्यवसाय के बल पर ही उन्होंने ऋतिक को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। ऋतिक माता पिता के साथ गांव में ही बस जाना चाहता था। सविता शादी करके गांव पहुंची। यहाँ उसका दिल नहीं लगता था। उसने ऋतिक को समझाया कि आपका ऑफिस यहाँ से दूर है, हम शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। कल को हमारे बच्चे हुए तो हमें वहीं पर के अच्छे स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं। ऋतिक उसकी बातों में आ गया और शहर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया था। माता पिता ने भी बेटे की भलाई के लिए बेमन से उसे अलग रहने की इजाज़त दे दी थी। ऋतिक साल में 2-4 चक्कर लगा ही लेता था। उसके 2 बच्चे हुए, उन्हें भी वह गांव लेकर आता था और घुमा फिरा कर ले जाता था। एक दिन ऋतिक के पिता रामदेव शहर अपने बेटे के घर पहुँचे। दोपहर का समय था। इतनी धूप में ससुर जी को आया हुआ देख सविता को लगा था कि जरूर वो पैसे या ऋतिक से कुछ मदद मांगने आए हैं। इसीलिए उसने उन्हें बाहर ही बिठाकर अपने दुखड़े का पिटारा खोल दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बहुत ही तकलीफ में हैं हम। एक अकेले व्यक्ति को इस शहर में इतने लोगों का खर्चा और बच्चों की फीस भरने में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी सुकून से खाने को भी नहीं मिलती है। ससुर रामदेव जी को बहुत बुरा लगता है कि उनका इकलौता बेटा इतनी तकलीफों में अकेले झेल रहा है। एक बार हमसे कहकर देखता। वैसे भी रामदेव ऋतिक को हर साल फसल से आया हुआ पैसा यह कहकर देते थे कि हम तो वहाँ दोनों ही रहते हैं। बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत होती होगी। आज भी वो पैसे मांगने नहीं आए थे। उन्होंने अपने कपड़े की थैली में से एक पेपर लपेटे में कर रखा हुआ था। एक पैकेट निकालकर बहू के हाथ में रखते हुए कहा, इस बार फसल अच्छी हुई है तो 1 लाख रुपए बचे हैं, इन्हें आप लोग खर्च कर लीजिए। सविता ने पैकेट उनके हाथ से झट से ले लिया, परंतु उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। रामदेव बिना बेटे से मिले ही वापस गांव चले गए। रामपाल जब घर पहुंचे तो पत्नी सुवर्णा ने कहा कि अरे, आप आज ही आ गए, आपको डॉक्टर के पास जाना था। ऋतिक से मिले थे कि नहीं, उसने क्या कहा आदि प्रश्न पूछने लगी। रामपाल जी ने कहा कि सुवर्णा, मुझे भूख लगी है, खाना परोस देना। सुवर्णा हैरान हो गई, ये क्या कह रहे हैं आप, खाना खाकर नहीं आए हैं? सविता ने खाना नहीं खिलाया है? रामपाल ने कहा, कुछ नहीं, सीधा खाना खाकर जाकर सो गए थे। सुवर्णा दूसरे दिन सुबह रामपाल को उठाने पहुंची तो रामपाल जी कभी ना उठने वाली नींद में सो गए थे। सुवर्णा ने रोते हुए ऋतिक को खबर कर दी। ऋतिक जल्दी से गांव पहुंच गया। सविता ने कहा कि मैं बाद में बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। ऋतिक घर पहुंचा तो उसने कहा कि पिताजी की पहले से ही तबीयत खराब थी क्या? माँ, आपने तो कभी मुझे नहीं बताया। सुवर्णा ने ऋतिक को बताया था कि कल तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर गए थे कि एक बार डॉक्टर को दिखाकर आ जाता हूँ। वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर आते ही कहने लगे थे कि भूख लग रही है, जल्दी से खाना खिला दे, और खाना खाते ही सो गए थे और सुबह उठे ही नहीं। ऋतिक को आश्चर्य हुआ था कि सविता ने तो उसे पिता के आने की खबर तो दी थी, पर सिर्फ यही बताया था कि वो आए, पैसे देकर बिना खाए पिए काम का बहाना बनाकर चले गए थे। माँ की बात सुनकर उसे बुरा लगा कि वह पिता से मिलकर उनका इलाज नहीं करवा सका है। सविता भी अपने बच्चों के साथ गांव में आ गई थी। जब सब लोग चले गए थे तो ऋतिक भी परिवार को साथ लेकर निकल रहा था।
तो सुवर्णा ने सोचा कि बेटा मुझे भी अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि माँ हमारे साथ चल। उसका भी कारण था कि सविता ने ऋतिक से यह कह दिया था कि माँ को यहाँ रहने देंगे, क्योंकि वहाँ वह बोर हो जाएंगी। यहाँ सब पहचान के लोग रहते हैं, इतना बड़ा घर है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं ना। ऋतिक को भी लगा कि वह सही कह रही है, माँ यहाँ रहे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह सोच माँ को अकेला छोड़कर चले गए। सुवर्णा का पूरा घर खाली हो गया था। पति के साथ ही उसकी हिम्मत भी चली गई थी। खेतों में वह काम नहीं कर पाती है, थोड़े से काम में ही थक जाती थी। ऋतिक साल में एक बार अपने परिवार के साथ माँ को देखने गांव जाता था। हफ्ते में एक फोन करता था, लेकिन अब उसने फोन करना भी बंद कर दिया था। एक दिन सुवर्णा ने ही फोन किया और ऋतिक से कहा, बेटा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे और बच्चों के साथ रहूंगी तो मेरा मन बहल जाएगा। ऋतिक ने कहा कि माँ इतना बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही आ जा रहा हूँ, आपको अपने साथ ले आऊँगा। अभी वह कुछ और कहता, इससे पहले ही सविता ने उसके हाथ से फोन खींच लिया और कहा कि माँ आप वहीं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ छोटा सा घर है, ऊपर से पूरे घर में टाइल्स लगे हुए हैं, कहीं आप फिसल कर गिर गई तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। मेरी बात मानकर आप वहीं रहिए, हम लोग ही आते जाते रहेंगे। ऋतिक ने सविता को डांटा, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ी रही। माँ ने उसे समझाया कि बहू के साथ लड़ाई मत कर, मुझे कितना दिन जीना है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पिता के पास मुझे जाना ही पड़ेगा। सुवर्णा को अकेले रहते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और वह अपने पति ढूंढते हुए उनके पास चली गई थी। कहते हैं ना कि ऊँट भी करवट बदलता है, उसी प्रकार से अब सविता की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सविता के पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी और बिना किसी के सहारे वो कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। वो बार बार कहती थी कि सविता अपने साथ मुझे ले जा, अकेले जी नहीं लग रहा है। सविता किस मुंह से ऋतिक से पूछेगी कि मैं अपनी माँ को ले आऊं क्या, क्योंकि सास भी इसी हालात में थी तो उन्हें उसने ही आने से नहीं दिया था। इसी उधर में वह बेचैन रहने लगी थी। इस परेशानी ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। माँ का फोन आते ही उसे डर लगता था कि उससे क्या कहूँ, वह फैसला नहीं ले पा रही थी। उसके हाथों से कई गलतियाँ होने लगी थी। बच्चे भी कहने लगे थे कि क्या माँ आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है, कभी सब्जी तो कभी रोटी जली रही है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस दिन ऋतिक सुबह ही घर से बाहर निकल गए थे। सविता ने बेमन से घर के सारे काम किए, बच्चे भी स्कूल कॉलेज के लिए चले गए थे तो अकेले ही आंखें मूंद कर कमरे में लेटी हुई थी। तभी डोरबेल बजी तो धीरे से उठकर वह दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही देखा कि ऋतिक माँ को लेकर खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही सविता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। ऋतिक ने कहा कि सविता, बिना तुमसे पूछे ही मैंने फैसला कर लिया है कि पहली वाली गलती अब मुझे नहीं दोहरानी है। मैं जानता हूँ कि लोग मुझे जरूर ताने देंगे कि माँ को तो आने नहीं दिया, लेकिन सास को ले आया। कोई बात नहीं, जब गलती मेरी है तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। मेरे इस फैसले पर खुश होकर ऊपर से मेरी माँ मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। सविता के सामने चुप्पी के अलावा कोई विकल्प
नहीं था। दोस्तों, हम यहाँ क्यों भूल जाते हैं कि सबके माता पिता एक जैसे ही होते हैं। वो हमसे सिर्फ प्यार के 2 मीठे बोल चाहते हैं और कुछ नहीं, जिसके लिए हम करोड़ों खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिंदगी आसान नहीं एक अपाहिज के साथ काटनी। वह खिड़की के पर्दे को जरा सा हटा कर देखी तो वह लड़का आज भी खड़ा था। उसकी नज़र इस खिड़की की तरफ ही थी। दीदी, यह गणित नहीं समझ आ रही, एक छोटे से बच्चे की आवाज़ पीछे से आई। कौन वाली दिखाओ। पूजा फिर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हो गई थी। 2 घंटे बाद सभी बच्चे चले गए और वह भी चला गया। क्या हुआ, कोई परेशानी? पीछे से माँ ने जब पूछा तो पूजा सहज होते हुए बोली, कुछ दिनों से देख रही हूँ एक लड़का बाहर खड़ा रहता है, जब तक बच्चे पढ़ते हैं फिर चला जाता है। अरे वह तो चिन्नू का मामा है, कुछ दिन चिन्नू को छोड़ने आ रहा है, यहीं पर 2 घंटे इंतजार कर लेता है। ओह, कहते हुए पूजा किसी सोच में डूब गई। उसकी नज़र में ना जाने क्या बात थी, पूजा को उसी का ख्याल बार बार आ रहा था। पूजा उठ खड़ी हुई। माँ ने सहारा देने की कोशिश की, लेकिन पूजा अकेले ही बैसाखी के सहारे ही खड़ी थी। वह अपनी किताबों को स्थगित करने में लगी थी। कल के सुबह स्कूल के लिए रेडी कर ही रही थी सब कुछ। उस लड़के की निगाहें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही, जैसे किसी मोह में उसे बांध रहे हों। पूजा खुद को जैसे सत्वाना देती हुई उन ख्यालों से दूर ले जाने की कोशिश में लगी रही पूरी रात। सुबह तैयार होकर जब स्कूल के लिए निकली फिर वहीं खड़ा था। लेकिन अभी क्यों? अभी तो ट्यूशन भी नहीं है। अचानक से सामने आकर बोल पड़ा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या पागल हो गए हो? क्या तुम्हें कम दिखाई देता है? बैसाखी को उसकी तरफ करते हुए बोली, यह असली है, समझे ना? जी, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं आपको बहुत दिनों से पहचानता हूँ, जब से चुन्नू आपके पास पढ़ता है। लेकिन ये 2-3 दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो खिड़की के पर्दे तक लगा देती हैं। कैसे बात करूँ, इसीलिए आज सुबह से खड़ा हूँ। पूजा गुस्साते हुए बोली, रास्ता छोड़िए, आप एक अपाहिज लड़की का मजाक बना रहे हैं। तेज कदमों से बैसाखी को अपने कदमों के रफ्तार संग बढ़ा रही थी। दूर तक खटखट की आवाज आ रही थी। आज रात फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। बचपन याद आ रहा था, जब से होश संभाला बाबूजी को देखा है, कैसे उसे देख चीते से माँ से लड़ते झगड़ते, हर समय माँ को ताना देती कि एक अपाहिज को जन्म दिया है, पैर कटी कहकर उसे कोसते। उस बार जब माँ संगनानी के घर आई थी तो बाबूजी दोबारा लेने नहीं आए। उन्होंने एक चिट्ठी में अपना फैसला लिख भेज दिया था कि वह माँ और मुझे यानी पैरकटी को अपने घर में दोबारा घुसने नहीं देंगे। माँ ने भी कोशिश नहीं की दोबारा जाने की। शायद माँ भी मुक्ति चाहती थी उस माहौल से। नाना नानी बड़े प्यार से माँ और पूजा को संभाले। पूजा बैसाखी के सहारे चलने लगी थी। गांव के स्कूल से शहर के कॉलेज तक चली गई। अब धीरे धीरे कुछ करने की सोच उसमें थी। पहले एक बच्चे
के स्कूल में पढ़ाने लगी। फिर एक प्रतिष्ठित स्कूल के उच्च क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगी थी। घर में आज भी छोटे बच्चे पढ़ते हैं। आज सुबह बहुत देर से नींद खुली, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। आज रविवार है। नाना नानी माँ सबके साथ बैठी थी। तभी डोरबेल बजी। चिन्नू अपनी माँ के साथ था। झट से पूजा के पास जाकर बोल पड़ा, मैम आप हमारी मामी बन जाओ ना, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं। सब एक दूसरे को देख रहे थे, यह बच्चा क्या बोल रहा है। तभी चिन्नू की माँ ने सारी बात बताई कि मेरे भाई को पूजा बहुत पसंद है, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। दीदी, मैं बैसाखी पर चलने वाली मुझे मेरे पिता ने ठुकरा दिया था। मेरे कारण मेरी माँ को भी सजा मिली और आप कह रही हैं मैं आपके भाई की पसंद हूँ। उसे जाकर समझाइए कि जिंदगी आसान नहीं एक अपाहिज के साथ काटनी। तुम खुद को अपाहिज क्यों कहती हो? तुम खुद को दूसरों से अलग क्यों मानती हो? तुम तो हर मामले में सक्षम हो। आज अपने बल पर अपने पैरों पर खड़ी हो। तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मबल के सामने यह बैसाखी बहुत छोटी है। वह लड़का अचानक कमरे में प्रवेश करते हुए कहने लगा। नाना नानी और माँ उसे बड़े प्यार से बिठाया, उसके बारे में सारी जानकारी ली। एक आर्टिस्ट है, अपने रंगों से निर्जीव जीवों को सजीव कर देता है। नाना नानी और माँ कहने लगी, या तेरी जिंदगी का फैसला है, तुम्हारी बात ही मानी जाएगी। लेकिन ना जाने क्यों यह लड़का हमें बहुत सच्चा लग रहा है। हर कोई तेरे पिता जैसा हो जरूरी नहीं। पूजा ने अकेले में मिल ना जाने क्या मोह था उनकी बातों में कि पूजा ने कुछ समय मांगा अपने फैसले के लिए। आज लड़का फिर बाहर खड़ा था। पूजा बच्चों को पढ़ा रही थी। कुछ दिनों बाद खिड़की से पर्दे को थोड़ा सरका दिया गया था। पूजा उस लड़के को कभी कभी नुक्कड़ पर मिल जाती है, फिर दोनों साथ चलते हैं और फिर एक दूसरे के हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।